जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो एक बात हमें मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा गॉसेस लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक फंडामेंटल लॉ है। बेसिक फंडामेंटल लॉ उसे कहते हैं जिससे आगे जो ब्रांच चलती है उसके बाकी लॉज को प्रूव किया जा सके। तो गॉसेस लॉ फंडामेंटल लॉ है। कूलम्स लॉ जो आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। गो के कूलम्स लॉ को ही आगे यूज़ किया जाता है फर्दर तमाम लॉज को प्रूव करने के लिए, लेकिन इसमें एक जो आप फ्लॉ कह सकते हैं वो ये है कि कूलम्स लॉ से आप गॉसेस लॉ को प्रूव नहीं कर सकते, जबकि गॉसेस लॉ की मदद से आप कूलम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गॉसेस लॉ जो है वो बेसिक फंडामेंटल लॉ है। तो हम गॉसेस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, उसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे कि एक सिंगल चार्ज है, उससे किसी पॉइंट पर, उससे दूर किसी पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेट अस सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इधर एक पॉइंट है P, उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं तो आप गॉसेस लॉ को यूज़ करेंगे। तो हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं इस चार्ज के बाहर। लेट अस सपोज अगर इस पॉइंट P का डिस्टेंस चार्ज Q से R है तो R फासले पर ही हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं जो एक स्फेरिकल शेप में है और इस चार्ज के अबाउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ये जो गॉसियन सरफेस का स्फीयर है उस स्फीयर के सेंटर में आपका चार्ज क्यू आ जाता है। अब इस जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस r है और पॉइंट P के ऊपर से ये गॉसियन सरफेस होकर गुजर रही है। जो उसका बुनियादी असूल है उसके मुताबिक ही हमने गॉसियन सरफेस ड्रा की है। अब अगर आप देखें कि गॉसेस लॉ के मुताबिक अगर आप एक गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया dA एज्यूम करें तो dA से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज जाएगी। यानी यहाँ से जो लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है वो इस एरिया dA से होकर गुजरती है और जो वेक्टर एरिया dA है उसके साथ बिल्कुल पैरेलली बाहर की तरफ आती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E है जो इस dA से गुजर रही है ये dA के साथ बिल्कुल पैरेलल है। तो अब हमारे पास जो गॉसेस लॉ है उसके मुताबिक जो आपके पास इंटेग्रल है, इंटेग्रल E डॉट डी ए इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास गॉसेस लॉ की बेसिक फॉर्म है। E डॉट डी ए को अब जरा सॉल्व करते हैं पहले आप कि आपके पास E डॉट डी ए का मतलब है ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर आपने थीटा को ज़ीरो रखा है और उसकी वजह ये है कि आपके पास जो एंगल है E और डी ए के दरमियान दैट इज़ 0 डिग्री। ई भी रेडियली आउटवर्ड है और डी ए भी रेडियली आउटवर्ड है। तो यहाँ से अगर आप आगे चलें तो cos 0 1 हो जाता है, जबकि ई थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज से गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट का फासला r के बराबर है। चार्ज सेंटर पर है तो जो गॉसियन सरफेस का हर छोटा सा एरिया सेंटर से बराबर फासले पर होगा क्योंकि ये गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है और स्फीयर के हर पॉइंट का फासला सेंटर से बराबर होता है। E थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस कांस्टेंट है, आपने E को बाहर निकाल लिया है, यहां से E बाहर लिख लिया आपने। अब अगर आप इस छोटे से एरिया dA को पूरी गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे आपके पास गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा।
विच इज 4 pi r²। अब आप इस इंटेग्रल डी ए की जगह पर, क्लोज इंटेग्रल डी ए की जगह पर πr², 4 pi r² लिख लेंगे। तो ये आपके पास e इंटू 4 pi r² इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अब आप 1/4 पाई, अब आप 4 pi r² को इस साइड पर डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। तो उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं इसमें, और ये कहते हैं कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर P के ऊपर, आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू तो निकाल ली है, अब अगर आप इस पॉइंट P के ऊपर कोई चार्ज Q0 प्लेस कर देते हैं, लेट अस सपोज ये पॉइंट P है, इसके ऊपर आप एक चार्ज Q0 को प्लेस कर देते हैं। ये आपने एक चार्ज Q0 प्लेस कर दिया है, और Q0 और Q के दरमियान फासला जो है दैट इज R। ये R ही होगा, ये फासला R होगा। अब Q और Q0 आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर लेंगे, जिसको आप F इक्वल्स टू Q0E लिख सकते हैं। E क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q, और F इज इक्वल टू QE, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर Q0 वो चार्ज है जो आपने पॉइंट P पर रखा है। तो पॉइंट P पर रखा हुआ चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा जो इस Q की वजह से है, तो वो फोर्स होगी F इक्वल्स Q0E। अब आप E की जगह पर Q चार्ज की E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। और ये कूलम्स लॉ है जो आपने गॉसेस लॉ की मदद से प्रूव किया है। तो ये हमारा टॉपिक था डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ जो है उससे तो कूलम्स लॉ आ गया, लेकिन कूलम्स लॉ से गॉसेस लॉ को डिराइव करना मुश्किल है, उसको आप नहीं डिराइव कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि गॉसेस लॉ इज द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके साथ हमारा आखिरी टॉपिक जो था इस चैप्टर का, वो उस दिन टाइम की कमी की वजह से हम प्रॉपर नहीं कर सके थे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड एक कंडक्टर निकाली थी। तो आज हम देखते हैं कि कोई कंडक्टर हो, उसके ऊपर चार्ज हो, तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर एक कंडक्टर हम एस्यूम करते हैं, इसी कंडक्टर है, कोई भी शेप इसकी हो सकती है। इसके ऊपर जब आप पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज इसको देंगे, तो हमने उस दिन बात की थी कि वो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर चला जाएगा और अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। और इसी तरह हमने ये बात भी की थी कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन बाहर ज़ीरो नहीं होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर लेट अस सपोज आपके पास एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेट अस सपोज ये पॉइंट है आपका P, इसके ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P से होती हुई जाएगी और एक पाइप की तरह होगी। ये पाइप जो है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ये इसका कैप कहेंगे हम इसको, ये आउटर कैप है, और ये एक सिलेंडर होगा जो यहाँ से आएगा और इस जो आपके पास सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज है उसके अंदर होता हुआ जाएगा। अंदर जब जाएगा तो उसकी दूसरी कैप या दूसरा क्रॉस सेक्शन जो है ये यहाँ पर अंदर लाए करता है। ठीक है जी, ये क्रॉस सेक्शन अंदर लाए
करता है। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3 सरफेसेस हो चुकी हैं। एक सरफेस है हमारे पास जो कि हमारी आउटर सरफेस है, एक हमारे पास ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, और एक हमारे पास इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया या इंटरनल कैप है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो जो इंटीरियर कैप है, इंटीरियर कैप ये अंदर वाली कैप है, द फ्लक्स थ्रू द इंटीरियर कैप एंड कैप is 0 because E is equal to 0 for all interior points of conductor। ये उस दिन हमने बात की थी कि जब किसी कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज आता है तो उसके अंदर मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। ये हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। तो ये हमारे पास एक ये इंटीरियर कैप जो है उसके लिए रिजल्ट आया है। उसके बाद जो आपके पास बैरूनी सिलेंडर है ये वाला, इसके लिए भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फ्लक्स है इसके थ्रू भी ज़ीरो हो जाएगी। द फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल वॉल इज ऑल्सो ज़ीरो बिकॉज लाइन ई आर पैरेलल टू द सरफेस। अब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये यूं आउटवर्ड ड्रॉ होंगी। फील्ड लाइंस आउटवर्ड यहाँ से निकलेंगी बाहर की तरफ और सिलेंडर की सरफेस के साथ पैरेलल होंगी। यानी जब आप सिलेंडर के किसी छोटे से एरिया के ऊपर, सिलेंड्रिकल सरफेस के किसी छोटे से एरिया के ऊपर वेक्टर एरिया ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो वेक्टर एरिया ई के साथ 90 के एंगल पर आ जाएगा। यहाँ से ही जब आप वेक्टर एरिया किसी भी सिलेंड्रिकल पॉइंट से या सरफेस से ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो वेक्टर एरिया सरफेस एरिया के साथ 90 के एंगल पर आएगा और ऑटोमेटिकली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके साथ 90 के एंगल पर हो जाएगा। तो 90 के एंगल पर फ्लक्स ज़ीरो होता है। लेकिन ये जो आपके पास आउटर कैप है, आउटर कैप जो है उसके थ्रू आपको फ्लक्स ज़ीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पर अगर छोटा सा एरिया डी ए एस्यूम करें और उस छोटे से एरिया का वेक्टर एरिया आप ड्रॉ करें, लेट अस सपोज ये वेक्टर एरिया डी ए है, डी ए, तो आपको अब यहाँ पर डी ए और ई ये आपस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और जब पैरेलल होंगे तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है। तो यहाँ से एक चीज़ हमने देख ली कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये आउटर कैप जो है इसके ऊपर फ्लक्स मिलेगा, ना आपको सिलेंड्रिकल सरफेस पे फ्लक्स मिलेगा और ना इंटरनल कैप पर फ्लक्स मिलेगा। तो हमारा टोटल फ्लक्स जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट डी ए ऑफ आउटर कैप, इंटेग्रल ई डॉट डी ए इनर कैप और इंटेग्रल ई डॉट डी ए सिलेंड्रिकल वॉल। तो ये इनर कैप और सिलेंड्रिकल वॉल, इस पे तो आप अब देखें कि इनर कैप और सिलेंड्रिकल वॉल का फ्लक्स अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इनर कैप पे आउटर कैप को पहले देखते हैं। तो ये सबसे पहले आउटर कैप गिवन है, इसका फ्लक्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं ई डॉट डी ए, और ये इंटेग्रल है फॉर आउटर कैप। तो ई डी ए कॉस ज़ीरो आएगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ई और यहाँ पे जो वेक्टर एरिया आउटर कैप पे ड्रॉ करेंगे वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे और कॉस ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ई डी ए कॉस ज़ीरो जो है दैट वुड बी इक्वल टू ई डी ए, क्योंकि कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा। अब ई की वैल्यू थ्रू आउट द आउटर कैप सेम है, तो अब आप ई को इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं। ये आपने बाहर लिख लिया है, और जब आप इस छोटा सा एरिया यहाँ पे डी ए आपने लिया है, पूरे एरिया के लिए आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पूरी कैप का एरिया ए आ जाएगा। तो जो आपके पास आउटर कैप है, ये आउटर कैप का जो टोटल फ्लक्स है दैट इज ई ए। अब यहाँ पर इस टर्म की जगह पर आप ई ए पुट करेंगे,
जबकि इनर कैप के लिए फ्लक्स ज़ीरो है, ये इनर कैप पे ज़ीरो है क्योंकि ये इनर कैप इनसाइड द कंडक्टर है और यहाँ पर आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा क्योंकि अंदर ई की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि ई इज़ ज़ीरो इनसाइड द बॉडी ऑफ कंडक्टर। अब नेक्स्ट जो आपके पास सिलेंड्रिकल है उसमें हमें बात की थी कि ई और वेक्टर एरिया आपस में क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दो टर्म्स आपकी ज़ीरो हो गई इक्वेशन वन में, और ये जो टर्म है आपके पास ये ई ए है। अब वैल्यूज पुट करें तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा ई ए प्लस ज़ीरो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ई ए आ जाएगा। अब हमें गॉसेस लॉ में पता है कि ई ए जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये फ्लक्स जो होता है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको आपको मालूम है कि ये जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी यहाँ पर अगर आपके पास ये जो टोटल एरिया है वो ए है और टोटल चार्ज अगर क्यू है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल्स क्यू बाय ए। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये पहले टॉपिक से हम करते आ रहे हैं। अब आप ए को अगर मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा के साथ तो क्यू इक्वल्स सिग्मा ए हो जाता है, क्यू इक्वल्स सिग्मा ए। अब आप ये जो इक्वेशन थ्री में आपके पास ये जो फ्लक्स को लिखा है आपने गॉसेस लॉ के मुताबिक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर आप सिग्मा ए लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा आपका क्यू बाय ए है। अब क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाता है, तो क्यू की जगह पे आपने सिग्मा ए लिख लिया। अब आप फ्लक्स को इस ई ए को इस टर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं टू और थ्री को क्योंकि ये दोनों फ्लक्सेस हैं, तो कंपेयर कर लें तो आपके पास ये ए इस ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ई इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये आपका फ्लक्स होगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ ये देखी है कि जब हमने सिंगल प्लेन शीट देखी थी उसमें भी हमने ऐसी ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी, एक साइड पर पॉइंट पी लिया था और सिमेट्री में दूसरी साइड पर भी पॉइंट पी था। अब ये हुआ था कि ये क्लोज सरफेस नहीं थी, ये ओपन सरफेस थी। आपको इस गॉसियन सरफेस के इस एरिया पे भी फ्लक्स मिला था और ये जो कैप थी इस पर भी फ्लक्स मिला था क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं थी। तो आपके पास यानी आधी फील्ड लाइंस इस ये जो है आपके पास ये शीट थी, शीट ऑफ चार्ज थी, आधी फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ गई और आधी उधर चली गई। लेकिन इसी शीट को अगर आप बंद कर दें यानी एक गुब्बारे की तरह या शॉपिंग बैग की तरह आप क्लोज कर दें, इसको ऐसा बना दें, तो अब अंदर वाली फील्ड लाइंस वो भी मुड़कर बाहर निकल आएंगी क्योंकि अंदर तो फील्ड होगी नहीं, वो लाइंस कहाँ जाएंगी, वो बाहर की तरफ स्ट्रेंथ सारी ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहले जो शीट थी प्लेन वो एक साइड पर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही थी। लेकिन अब जब आपने इसको क्लोज किया है तो आउटवर्ड आपको जो बाहर पॉइंट है उस पर आपको ये आधा नहीं अब पूरा फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। सिग्मा बाय सो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह यह चैप्टर है आपका नेक्स्ट 30th चैप्टर है आई थिंक सो, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। बहुत शुक्रिया।